इतिहास विषय से संबंधित यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020-21 की श्रेणी में आज हम जो है 51 से स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है हमारा। इसमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो ताम्रपाषाण युग का जो स्थल जो राजस्थान में स्थित है वो है आपका गणेश्वर, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जिस काल में तांबा और पत्थर के हथियारों का प्रयोग एक साथ होता था उस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। यह काल जो है प्राग हड़प्पा तथा हड़प्पा का उत्तर हड़प्पा काल तक फैला है। और गार्डन चाइल्ड ने इस अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के महत्व को बताया है। और उत्तर भारत में पाषाणकालीन संस्कृतियों के बाद ताम्रपाषाण जो है कालीन संस्कृति का प्रचलन हुआ, जबकि दक्षिण भारत में पाषाणकालीन संस्कृति के बाद सीधे लौह काल की शुरुआत होती है। और गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो यह राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यह ताम्रयुगीन संस्कृतियों से सबसे पुरानी है, इसीलिए इसे ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। और इसके प्रमुख स्थलों की बात करें आहाड़, गिलुंद, मरमी एवं बालाथल इसके जो है अन्य प्रमुख स्थल हैं। और इसका उत्खनन जो है 1977 में आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। और सोनगांव की बात करें तो यह ताम्र पाषाणकालीन स्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। पुणे में सोनगांव, इनाम गांव और चंदोली नामक जो महत्वपूर्ण जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। और एरण जो है यह ताम्र पाषाणकालीन स्थल कायथा संस्कृति के अंतर्गत आता है। इसके निम्न क्षेत्र हैं जैसे नागदा, नौदा, एरण और गुलेरिया। और इसका अध्ययन जो है वी.एस. वाकणकर ने किया था। अगला है हमारा भारतीय राज्यों में भाषाई पुनर्गठन के संबंध में कौन से कथन जो है राइट है पूछा गया है। तो इसे देख लेते हैं। पहला है 1948 के भाषाई प्रदेश आयोग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है। बी है आपका 1952 में पोट्टी श्री रामल्लू ने पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन शुरू किया था, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये। ठीक है। तो यहाँ पे रामलू जो है अनशन के बाद उनकी डेथ भी हो जाती है, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट भी हो जाएगा। सी है आपका संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन कानून जो है काफ़ी बाद में 1968 में पारित किया था, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट भाई। ठीक है। 1968 में पारित नहीं होता, 1953 में पारित किया गया था। और पंजाब के मामले में अकाली दल और हिंदू दक्षिणपंथी शाखा ने एक दूसरे का समर्थन किया, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है। इन्होंने समर्थन नहीं किया था। और संविधान का आर्टिकल 347 जो है भाषाई अल्पसंख्यकों को के अधिकारों की रक्षा करता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। आर्टिकल 347 जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो यहाँ पे बी और ई इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के मद्देनजर संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषा प्रांत आयोग बनाया था। और आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत रिपोर्ट में भाषा की जगह जो है प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया था। और मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग का समर्थन करते हुए पोट्टी श्री रामल्लू ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, जिनकी 56 दिनों के बाद 15 दिसंबर 1953 को मृत्यु हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य यानी आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 को किया था। यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय के.एम. पनिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया। इसमें इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र को सौंप दी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ था। और इसी अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संशोधन तथा 14 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। और तो विकल्प यहाँ पे सी राइट हो जाएगा।
और ई की बात करें तो अकाली दल, ई भी राइट है भाई। अकाली दल के नेताओं ने पंजाब और पेप्सू के विलय के लिए एक पंजाबी सूबे के निर्माण के लिए आंदोलन किया और 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया था, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। और आर्टिकल 347 जो है आपका किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग पर बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल बादशाहों अमीरों द्वारा जारी किए गए विभिन्न फरमानों विज्ञप्तियों को कालक्रम में रखें। ठीक है, इसको क्रम में रखने की बात कर रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका अकबर का रामदास को जारी फरमान हो जाएगा, उसके बाद राजस्व प्रशासन पर राजा टोडरमल की विज्ञप्ति हो जाएगी, उसके बाद आपका रसिकदास करोड़ी को जारी फरमान हो जाएगा और अंत में मोहम्मद हासिम को जारी फरमान। आप देख सकते हैं मुगल बादशाह अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास से 1577 ईस्वी में मिला तथा 500 बीघा जो है भू क्षेत्र मदद ए मास के रूप में प्रदान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था और यही तालाब कालांतर में अमृतसर नगर बसा और यहीं पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी कराया गया। और 1580 में अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ यानी वित्त मंत्री बनाया और इसका सहायक जो है ख्वाजा मंसूर को बनाया। इसने 1580 में मुगल प्रांत को 12 भागों में विभाजित किया और 1580 में दस्तूर उल अमल का निर्माण हो गया तथा इसी के आधार पर आईने दहसाला व्यवस्था लागू हुआ और पैमाइश की इस प्रणाली और उस आधारित आकलन को जाप्ती कहते हैं और जाप्ती व्यवस्था को राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है तथा कभी कभी इसे टोडरमल की व्यवस्था भी कहते हैं। और नायब तहसीलदार का प्रशिक्षण जो है केंद्र जो है हरदोई यानी यूपी जिले में इन्हीं के नाम पर है। और रसिकदास की बात करें तो रसिकदास जो है करोड़ी का जारी फरमान जो है 1665-66 ईस्वी में औरंगजेब ने खालसा भूमि व कृषि पैदावार में आ रही कमी और दमनकारी कराधान तथा भूमि से खेतीहरों के पलायन की समस्या की बात की थी। और मोहम्मद हासिम को जारी फरमान 1668-69 ईस्वी, इनका पूरा नाम मोहम्मद हासिम अली खाफी खां था। इन्होंने औरंगजेब के शासन में और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेवा में प्रवेश किया और मुंतखब उल लुआब इनकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है मुंतखब उल लुआब, जिसमें औरंगजेब का आलोचनात्मक वर्णन किया है। और बादशाह फर्रुखशियर के शासनकाल में निजामुल मुल्क ने उसे दीवान के पद पर नियुक्त किया था। अगला हमारा, याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क राजा थे। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति पर जिसने प्रसिद्ध टीका की थी वो अपरार्क कहाँ के राजा थे? वो थे आपके शिलाहार राजवंश के। ठीक है, शिलाहार राजवंश से संबंधित थे। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। स्मृतियों को धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर मध्य काल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों का प्रणयन हुआ है और याज्ञवल्क्य की स्मृति 5वीं सदी गुप्त काल तक की रचनाएं हैं। यह श्लोकों पर लिखी गई हैं तथा इसकी भाषा लौकिक संस्कृत है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपरार्क आदि हैं और अपरार्क जो है शिलाघर कोंकण राजवंश के राजा थे। और सेन राजवंश, यह राजवंश जो है 11वीं और 12वीं शताब्दी में बंगाल के हिंदू राजवंश था। इसके संस्थापक सामंत सेन थे। इसके प्रमुख शासक जो है बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन माने जाते हैं। और काकतीय वंश की बात करें तो यह एक दक्षिण भारतीय राजवंश था जो कि 12वीं और 14वीं शताब्दी में शासन किया था। इनकी राजधानी वारंगल थी। काकतीय लोग अपने को चोल कार्यकाल का वंशज मानते थे। इस वंश का प्रतापी राजा गणपति हुआ। बाद में उनकी पुत्री रुद्रांबा भी राज्य की शासिका बनी और 1323 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राज्य में विलय कर लिया था। अगला है सेलोदोव राजवंश। सेलोदोव राजवंश का संबंध जो है यह वंश 6वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इसके मूल क्षेत्र में कोंगोद मंडल के रूप में जाना जाता है। इसमें वर्तमान ओडिशा के गंजाम, खोरथा और पुरी जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। इनकी राजधानी कोगोंदा थी जिसे आधुनिक वाणपुर नाम से पहचाना जाता है। आगे है आपका, भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पुरातात्विक संस्कृतियों की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका। सबसे पहले कोटदीजी संस्कृति आ जाएगी, उसके बाद कायथा संस्कृति आ जाएगी, कायथा के बाद मालवा संस्कृति और अंत में आपके जोरवे संस्कृति। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर नामक स्थान पर स्थित प्राचीन सैंधव सभ्यता का केंद्र था और इसकी खोज जी.एस. घुर्वे ने 1935 में की थी तथा खुदाई जो है 1953 में फजल अहमद खान द्वारा की गई थी।
अगला है आपका कायथा संस्कृति। तो कायथा संस्कृति यह मध्य प्रदेश के उज्जैन यानी जिले पुरा पाषाण ताम्र पाषाण स्थल है। यह 2300 से 2000 ईसा पूर्व का समय है। इसके निम्न क्षेत्र जो है नागदा, नौदा, एरण और गुगेरिया हैं। इस संस्कृति का जो अध्ययन है वी.एस. वाकणकर ने किया है। अगला है आपका मालवा संस्कृति। यह ताम्र पाषाणिक स्थल मध्य भारत के मालवा क्षेत्र यानी महाराष्ट्र के दक्कन प्रायद्वीपीय के कुछ हिस्सों पर मौजूद है और इस संस्कृति में प्राप्त मृदभांड सभी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों में सर्वोच्च थे। और नेक्स्ट है आपका जोरवे संस्कृति। यह एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है। यह महाराष्ट्र के 2 जिले अहमदनगर और पुणे में विकसित हुई। अनुमानतः इसका काल 1500 से 900 ईसा पूर्व का माना जाता है और अहमदनगर के 3 महत्वपूर्ण स्थल जोरवे, नेवासा और दैमाबाद स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रम अनुसार रखें। तो अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों की बात करें तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले उसने किया था आपका बंगाल अभियान, बंगाल के बाद आपने खानदेश अभियान, खानदेश के बाद काबुल अभियान और अंत में सिंध अभियान किया था। आप देख सकते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 से 1605 तक शासन किया था और विजय अभियान की शुरुआत करें तो बंगाल से करता है 1574। 1574 में अकबर ने मुनीम खां के नेतृत्व में बंगाल में दाऊद के विरुद्ध अभियान पर भेजा तथा स्वयं अकबर भी बंगाल विजय के लिए गया और मुनीम खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। 1575 में दाऊद खां ने समर्पण कर दिया। उसके बाद काबुल अभियान, काबुल के शासक तथा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम ने विद्रोहियों के साथ मिलकर भारत का सिंहासन प्राप्त करने का प्रयास किया। अकबर ने शाहजादा मुराद को उसके विरुद्ध नियुक्त किया तथा स्वयं 9 अगस्त 1581 ईस्वी में काबुल के किले में प्रवेश किया। मिर्जा हकीम ने क्षमा याचना की तथा उसे माफ़ कर दिया और 1585 ईस्वी में मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद मान सिंह को काबुल अधिकार के लिए नियुक्त किया गया। और उसके बाद सिंध में किया। सिंध में जो है मिर्जा जानी बेग यहाँ का स्वतंत्र शासक था और अकबर ने 1590 में अब्दुल रहीम खानकाना को सिंध पर विजय के लिए नियुक्त किया। मिर्जा जानी बेग ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसे 3000 का मनसब दिया गया। और अंत में जो खानदेश है आपका, अकबर ने 1591 ईस्वी में फैजी को अपना दूत बनाकर खानदेश भेजा जहां खानदेश के राजा अली खां ने स्वाधीनता स्वीकार कर ली। और बात करें तो अकबर की जो अंतिम विजय थी वो असीरगढ़ की विजय थी। ठीक है, असीरगढ़ की विजय 1601 ईस्वी में, वो उसकी अंतिम विजय उसकी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा उड़ीसा के मंदिरों के निम्नलिखित भागों को नीचे से प्रारंभ कर ऊपर के क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो ओडिशा में देख लेते हैं आप। सबसे पहले आ जाएगा आपका पाभागा। ठीक है, सबसे पहले पाभाग आ जाएगा, पाभाग के बाद बरंडा आ जाएगा, बरंडे के बाद बेकी और बेकी बाद खपुरी। आप इसे देख सकते हैं। उड़ीसा के प्रसिद्ध शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हुए ये मंदिर जो है 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। मंदिर निर्माण का कार्य जो है भुवनेश्वर नगर में हुआ था, जिनमें प्रमुख मंदिर जो है लिंग राज मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट, पुरी का जगन्नाथ मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट, कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में। ठीक है, इस अर्क सूर्य के इस विमान का निर्माण वास्तुकलाविद तथा तक्षण शिल्पी की सम्मिलित प्रतिभा का परिमाप है। और लिंगराज मंदिर पूर्ण विकसित नागर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इसके मुख्य भाग में गर्भगृह जिसे देवल कहते हैं तथा उसमें जड़ा दूसरा भाग को जगमोहन कहते हैं। और उड़ीसा के मंदिरों के भागों का नीचे से ऊपर में क्रम जो है इस प्रकार है। पहले पाभाग आ जाएगा, उसका बरंड, उसका बेकी, उसका खुपरी। अगला है हमारा कलहड़ के अनुसार कश्मीर के प्रशासन एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो कश्मीर के इतिहास काल की शासिका से संबंधित क्वेश्चन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें सुगंधा आ जाएगी, सुगंधा के बाद दिद्दा आ जाएगी, दिद्दा के बाद आपकी सूर्यमती आ जाएगी और अंत में रड्डा आ जाएगी। आप देख सकते हैं सुगंधा जो है उत्पल वंश के गोपाल वर्मन ने 902 ईस्वी में शासक बना। उसकी माता सुगंधा उसकी संरक्षिका बनी। ठीक है, गोपाल वर्मन की माता सुगंधा उसकी संरक्षिका बनी। गोपाल वर्मन की हत्या के बाद सुगंधा जो है स्वतंत्र शासिका के रूप में 1914 ईस्वी तक शासन किया था। अगला है दिद्दा इंपॉर्टेंट है, दिद्दा से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कश्मीर में यशस्कर का पुत्र छेबगुप्त 1950 से 1958 का विवाह लोहार वंश की दिद्दा से हुआ। रानी दिद्दा अपने अल्पवयस्क पुत्र अभिमन्यु की संरक्षिका के रूप में 1958 ईस्वी से 1972 तक शासन किया था। और अगला है हमारा सूर्यमती, लोहार वंश के शासक। ठीक है, दिद्दा किस वंश से संबंधित है? लोहार वंश से।
और सूर्यमती भी उसी से है। तो सूर्यमती जो है लोहार वंश के शासक अनंत की पत्नी सूर्यमती थी। उसने अपनी पत्नी सूर्यमती के प्रभाव में आकर अनेक मंदिरों का निर्माण कराया तथा दान कार्य किए थे। और अंत में जो रड्डा है आपकी कारकोट वंश का प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीठ 724 से 60 था और कल्हड़ ने इन्हें अरबों पर विजय का श्रेय देता है तथा उसने काणाट देश की रानी रड्डा यानी रट्टा को हराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है पूछा गया है। तो इसमें राइट कौन से हैं देख लेते हैं, यानी डी राइट है इसमें, बी और सी। ए रॉन्ग है भाई, क्यों रॉन्ग है देख लेते हैं। तमिल क्षेत्र में दक्षिण हस्त राइट हैंड और वाम हस्त लेफ्ट हैंड समूह को क्रमशः इडंगई और वलंगई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और बी है आपका दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूह में गैर कृषक जातियां जैसे कि शिल्पकार और ऊंची जातियां शामिल थी, बिल्कुल राइट है। और दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों ने अप्रस्यों मुख्य रूप से पड़इयों को अपने समूह से बाहर रखा था। तो बी और सी इसमें राइट हो जाएगा, ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका देख सकते हैं, वाम हस्त और दक्षिण हस्त शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था। ठीक है, और दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों में गैर कृषक जातियां शामिल थी। दोनों समूहों ने अप्रस्य मुख्य रूप से पड़इयों को अपने समूह से बाहर रखा था। और भारत में तमिल क्षेत्र में दक्षिण हस्त को वलंगई और वाम हस्त को इडंगई कहा जाता है, अथवा विकल्प गलत, ए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दक्षिण हस्त को जो है इडंगई कहा गया है और वाम हस्त को वलंगई कहा गया है, इसीलिए वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे राइट स्टेटमेंट इसका दिया गया है। अगला हमारा, हमारी सामान्य नीति शक्ति की राजनीति में लिप्त नहीं होने और एक गुट के खिलाफ शक्ति के किसी अन्य गुट के साथ नहीं जुड़ने की। आज के दो बड़े गुट रूसी ब्लॉक और आंग्ल अमेरिकी बालक हैं। हमें दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए और किसी में शामिल नहीं होना चाहिए। उपरोक्त शब्द किस नीति के केंद्रीय तत्व को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता की नीति के संबंध में भाई ये स्टेटमेंट जो दिया था, ये दिया था गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो है विश्व की राजनीति जो है दो ध्रुवों में विभाजित हो जाती है। ऐसा विश्व परिदृश्य में भारत ने विश्व राजनीति में अपनी पृथक पहचान तथा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के उद्देश्य से गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। और गुट निरपेक्षता नीति का केंद्रीय तत्व हमारी सामान्य नीति शक्ति की राजनीति में लिप्त नहीं होने और एक गुट के खिलाफ शक्ति के किसी अन्य गुट के साथ नहीं जुड़ने की। आज के दो बड़े रूसी ब्लॉक और आंग्ल ब्लॉक हैं, हमें दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए और किसी में शामिल नहीं होना चाहिए। और पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 में तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते के अंतर्गत किया गया। और बगदाद संधि को केंद्रीय संधि यानी संगठन सेंटो के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 24 फरवरी 1955 में हुई थी। ये एक अमेरिकी संगठन है, ठीक है, सैनिक संगठन है जिसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, सेंटो और सीटो। अगला है हमारा, शेषासुरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो देख लेते हैं भाई, शेषासुरी के संबंध में राइट स्टेटमेंट कौन से हैं। पहला है, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेषा ने अपने पूर्ववर्ती काल के मिश्रित धातु के प्रचलित सिक्कों की जगह चांदी और तांबे के समान वजन के नए सिक्के ढलवाए थे, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। उसने माप तौल के मानकीकरण के भी कुछ प्रयास किए थे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसने साम्राज्य के माल एवं माल पर सिर्फ 2 बार कर देना होता था, ठीक है, उसके साम्राज्य में जो माल पर सिर्फ 2 बार कर देना होता था, एक प्रवेश के स्थान पर और दूसरा बिक्री के समय, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और डी है आपका, उसने अनेक सराय बनवाई जो सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए थी, उसने सराय का निर्माण नहीं किया था, तो डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं शेषासुरी एक अफगान शासक था। शेषा जो है एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। इसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित धातु की मुद्राएं बंद कर दी थी तथा शुद्ध सोने और चांदी तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया था, जिसका तौल और आकार निश्चित था। शेषा ने सोने के सिक्के अशरफ और चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम नामक सिक्का जारी किया था। और उसने माप तौल के मानकीकरण का भी प्रयास किया। इसके साम्राज्य में माप पर सिर्फ 2 बार कर देना होता था, एक प्रवेश के स्थान पर और दूसरा बिक्री के समय। और शेषा ने सड़कों के किनारे प्रत्येक 4 मील की दूरी पर यात्रियों के ठहरने के लिए 1700 सरायों का निर्माण करवाया,
जिसमें हिंदुओं और मुस्लिमों के अलग अलग ठहरने की व्यवस्था थी और प्रत्येक सराय पर घोड़े की व्यवस्था थी भाई, जिसके द्वारा संवाद वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेह पहुंचाया करते थे। और शेषा के सरायों में यात्रियों के अलावा अन्य लोग भी थे, न कि केवल यात्री, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। उसने केवल यात्रियों की बात की है, इसमें केवल यात्रियों के अलावा अन्य लोग भी शामिल होते थे। अगला है हमारा, राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी और उनके सचिवों द्वारा अभिलेख आदेशों को कहा जाता है। तो राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी और उनके सचिवों द्वारा जो अभिलेख आदेशों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है राजश्रावितम। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी उनके सचिवों द्वारा अभिलिखित आदेशों को राजश्रावितम कहा जाता है। राजा द्वारा दिए गए मौखिक आदेशों को सुनने वाले तथा बाद में उन्हें सही ढंग से कागज पर लिखकर उसे संबंधित अधिकारी के पास समुचित कार्रवाई के लिए भेजते थे, वे रहस्याधिकृत या वाई ठीक है वाइल केटपार कहलाते थे, वाइट केलपार कहलाते थे। और झगड़ों के निपटारों के लिए ग्राम कचहरी तथा जातीय वर्गीय पंचायतों के अतिरिक्त न्याय दिलाने के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से न्यायालयों का प्रबंधन था, जो अधिकरण अथवा धर्मासन कहलाता था। और राजा द्वारा अपने राज्य के शासन प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए जारी लिखित आदेशों को राजपत्र कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें राइट कौन से नहीं है पूछा गया है, तो देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो पहला है आपका, विद्रोह को सेना की बगावत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, औपनिवेशिक स्रोतों ने 1857 के विद्रोह को सेना की बगावत के रूप में दिखाया है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि कॉलोनियल सोसाइटीज द रिवेलियन ऑफ 1857 सिपोई म्यूनिटी, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला है आपका 87, ठीक है, 1857 सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को दिखाया था, बिल्कुल राइट होगा। सैयद अहमद खान के बारे में आपको पता है, तो बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, अंग्रेज फ्री ट्रेडर्स ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ जो है बगावत करने वाली देसी रियासतों के राजाओं की आलोचना की। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज फ्री ट्रेडर्स ने भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का समर्थन किया है, दिया गया है। और डी है इसका 1857 से संबंधित। ठीक है, आरसी मजुमदार 1857 के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई मानने से इनकार करते हैं, तो डी भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइट नहीं है पूछा गया है, तो पहला है, औपनिवेशिक स्रोतों से 1857 के विद्रोह को सेना की बगावत के रूप में दिखाया गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा भाई। ठीक है, सेना की बगावत के रूप में दिखाया तो औपनिवेशिक स्रोतों ने कहाँ दिखाया भाई, तो इसलिए पहला रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा और डी भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा, सी इसमें राइट है। यानी अंग्रेज फ्री ट्रेडर्स ने भारत में ईस्ट कंपनी के एकाधिकार का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाली जो देसी रियासतों के राजाओं की आलोचना की, तो यानी सी स्टेटमेंट राइट है, बाकी तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है कंपनी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आज्ञापत्र के द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया और यहीं से इसका व्यापार शुरू होता है। अंग्रेज फ्री ट्रेडर्स स्वतंत्र व्यापारियों को व्हिग पार्टी की जो सत्ता में आई वह कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थे और स्वतंत्र व्यापारी कंपनी के खिलाफ जो है बगावत करने वाली देसी रियासतों के राजाओं के साथ समन्वय स्थापित करके व्यापार करते थे। और औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में मुख्यतः अंतर्विरोध अभिजात वर्ग यानी भारतीय और ब्रिटिश दोनों निचले स्तर की जनता के बीच था। यही कारण है कि औपनिवेशिक स्रोतों ने 1857 के विद्रोह को सेना की बगावत के रूप में दिखाया। और सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली की सदात यानी सैयद खानदान में हुआ था और 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही काम करते थे। उन्होंने मुरादाबाद में 1858 में आधुनिक मदरसे की स्थापना की, इसके द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। यही कारण है कि सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को दिखाया है।
और आर.सी. मजूमदार के अनुसार 1857 के असैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम तभी कह सकते हैं यदि हम लोग इसका अर्थ अंग्रेजों के विरुद्ध एक छोटा सा संघर्ष मान लें, परंतु उस अवस्था में तो पिंडारियों और अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष जो है अथवा बहावियों के सिक्कों के विरुद्ध संघर्ष को भी ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसी कारण आर.सी. मजूमदार 1857 के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई मानने से इनकार करते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से 17वीं सदी में किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था? तो 17वीं सदी में संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह से जिससे था वो हो जाएगा सी, बी और सी। ठीक है, कविंद्राचार्य सरस्वती और पद्य सुंदरा, सॉरी जगन्नाथ पंडित राज और कविंद्राचार्य सरस्वती, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं संस्कृत विद्वान जगन्नाथ पंडित राज व कविंद्राचार्य सरस्वती मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी कवि थे। किसके? शाहजहां के दरबार के। पंडित जगन्नाथ, ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ हो गया और कविंद्राचार्य हो गए। गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ को शाहजहां ने महाकवि की उपाधि दी थी और शाहजहां का शासनकाल हिंदी साहित्य में रीति काल के उदय का समय है। इस काल में हिंदी कवियों के समक्ष संस्कृत के प्राचीन काव्य शास्त्र की विकसित परंपरा थी और शाहजहां के शासनकाल में संस्कृत के अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। अगला है हमारा, दक्कन के बलूतेदारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दक्कन के बलूतेदार की बात करें तो यहाँ पे बलूतेदार जो है ग्राम सेवक और शिल्पकार थे, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। वतनदार बलूतेदार के पास गांव में काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का स्थायी अधिकार रखते थे, बिल्कुल राइट है। और जो है बी भी राइट है, आपका सी भी राइट है। ऊपरी बलूतेदारों के पास गांव में स्थायी अधिकार नहीं थे और वे प्रवासी थे, यानी ए बी सी तीनों राइट हो जाएगा इसमें। आप देख सकते हैं बलूतेदार जो है यानी बालूतदार दूसरे गांव में गांव के सेवा प्रदाता थे और बलूटा अनाज यानी कृषि उपज के हिस्से का प्रतीक है। ज़्यादातर मामले में इन लोगों को सालाना भुगतान किया जाता था। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि बलूतेदार ग्राम सेवक और शिल्पकार थे और वतनदार बलूतेदार के पास गांव में काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का स्थायी अधिकार था, क्योंकि बलूतेदारी जो है एक तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक संपूर्ण ढांचा था। ऊपरी बलूतदार और बड़ा अतुलेदार, ठीक है, बड़ा अलूतेदार गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व गांव की सभी आवश्यकताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते थे। उन्हें किसानों से खाद्यान्न के रूप में उनकी सेवाओं से पारिश्रमिक मिलता था, क्योंकि ऊपरी बलूतेदार के पास में स्थायी अधिकार नहीं थे और वे प्रवासी थे। यह कथन सही है। अगला है हमारा, निजामुल मुल्क के मराठों से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो निजामुल मुल्क और मराठों के संबंधों की बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं इसका। पहला है 1710 से 1715 के बीच दक्कन के वायसराय के रूप में निजामुल मुल्क के दक्कन के लिए चौथ और सरदेशमुखी के मराठा दावे का प्रतिरोध किया। तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, ए रॉन्ग हो जाएगा इसमें, बी और सी और डी राइट हो जाएगा। और सैयदों के खिलाफ अपने सफल विद्रोह के बाद निजामुल मुल्क ने दक्कन का चौथ और सरदेशमुखी मराठाओं की देन के शाही फरमान को सम्मान दिया था, ठीक है, ना कि प्रतिरोध किया था। बी राइट है। और जनवरी 1721 में बाजीराव से उसने पहली मुलाकात की थी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मराठाओं और निजामुल मुल्क के बीच विवाद का जो मुख्य मुद्दा था वो क्या था? कर्नाटक था, ठीक है, बी सी डी इसमें राइट हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1710 से 1715 के बीच दक्कन के वायसराय के रूप में नियुक्त निजामुल मुल्क ने 23 जून 1724 में सुकरखेड़ा के युद्ध में मराठों की मदद से दक्कन के मुगल सूबेदार मुबारिज खां को परास्त करके दक्कन में अपनी स्वतंत्रता स्थापित की थी। और निजामुल मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत होने पर पुनः मराठों के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी तथा चौथ और सरदेशमुखी देने से इनकार कर दिया। और सैयदों के खिलाफ अपने सफल विद्रोह के बाद 1728 ईस्वी में निजामुल मुल्क पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव से पराजित हुआ और युद्ध में पराजित होने के बाद निजामुल मुल्क संधि के लिए बाध्य हुआ था। और 16 मार्च 1728 में दोनों के बीच मुंशी सिवगांव की संधि हुई थी, ठीक है। दोनों के बीच संधि कौन सी हुई थी? मराठों और निजामुल मुल्क के बीच मुंशी सिवगांव की, जिसमें निजाम मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया था। और बाजीराव और निजाम की पहली मुलाकात जनवरी 1721 में नहीं हुई थी, अपितु 7 मार्च 1728 को मुंशी सिवगांव की संधि के समय हुई। मराठों और निजामुल मुल्क के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा कर्नाटक नहीं था, बल्कि साम्राज्य विस्तार की नीति थी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था इसका? निजामुल मुल्क और मराठाओं के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही हैं?
ठीक है, तो सही है, कौन कौन से सही हो जाएंगे? इसका राइट आंसर है ए, यानी बी, सी और डी। बी भी राइट है, सी भी राइट है और डी भी राइट है। निजामुल मुल्क के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा यहाँ पे कर्नाटक नहीं है, नहीं था। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका बी और सी और डी राइट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, तो उपयुक्त के तौर पे आपका बी सी डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था कि मराठों और निजामुल के बीच विवाद का जो मुख्य मुद्दा कर्नाटक नहीं था बल्कि साम्राज्य विस्तार की नीति थी, ये दिया गया है। तो वहाँ पे जो है तो स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर कि उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, सबसे उपयुक्त की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए उपयुक्त में आप तीनों को ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों और उनके समाचार पत्र के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? तो आपका जो है 67 क्वेश्चन है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं, पहला है तारकनाथ दास सर्कुलर ए आज़ादी, ठीक है, जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा है आपका रामनाथपुरी फ्री हिंदुस्तान, ठीक है, इसमें जो है आपका डी, ए बी डी रॉन्ग है भाई। रामनाथपुरी जो है फ्री हिंदुस्तान, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और इंदु भूषण डे मजूमदार गैलिक अमेरिकन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है सी। इसीलिए यहाँ पूछा गया है भारत में जो विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों और उनके समाचार पत्र के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पे ए और बी और डी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और सी इसमें राइट है। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तारकनाथ दास जो है एक भारतीय क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा संपादित समाचार पत्र फ्री हिंदुस्तान था। ठीक है, तारकनाथ दास का फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का था, जबकि रामनाथपुरी द्वारा संपादित समाचार पत्र जो है सर्कुलर ए आज़ादी था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा संपादित समाचार पत्र इंडियन सोशलॉजिस्ट था, तथा इंदुभूषण डे मजूमदार द्वारा लिखित पत्र अमेरिका थ्रू हिंदू आइज था, जबकि गैलिक अमेरिकन 1903 से 1951 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित एक आयरिश राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, जो जॉन डेबॉय के स्वामित्व वाले आयरिश राष्ट्र के साथ था। इसे 2021 में एक ऑनलाइन समाचार पत्र जो है प्रकाशन के रूप में फिर से शुरू किया गया था। तो इसलिए स्टेटमेंट जो है वहाँ पे रॉन्ग है। आप इसका एक तरह अच्छे से रीड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समाचार पत्र पूछे गए हैं। अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। पुस्तक और विषय वस्तु संबंधित है। निजामी ए अंजुम का संबंध आपका हिंदू फलित ज्योतिष से हो जाएगा। तुहफुलुत, ठीक है, तुहफुतुल हिंद का संबंध आपका हिंदू छंद शास्त्र और अलंकारों से हो जाएगा। दबिस्तान ए महाजिब का संबंध आपकी भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदायों से हो जाएगा। और रिसाला का संबंध आपका रिसाला मिगदारिया का संबंध आपका तात्कालिक मापतौल से संबंधित हो जाएगा। अगला है, नीचे दो कथन से संबंधित है। ठीक है, अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको। जब ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस ने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 1929 के समर्थन में अपना अभियान शुरू किया, तो सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी ने जोशी समिति के सामने अल्प आयु में विवाह के नुकसान के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। और सामाजिक कार्यकर्ता मिट्ठू बेन पेटिट ने गरीबों के बीच सेवा कार्य करने के लिए सेवा मंदिर का संगठन किया। बाद में महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन नेता भी बनी। तो यहाँ पे जो है आपका सी राइट हो जाएगा, यानी ए क्या है, सत्य है, लेकिन आर क्या है, असत्य है। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में मार्गरेट एलिजाबेथ कंजिस ने पुणे में की थी। और 1927 में महारानी चिमानाबाई
गायकवाड़ कॉन्फ्रेंस की प्रथम अध्यक्ष बनी। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस ने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 1929 के समर्थन में अपना अभियान शुरू किया, जो सिस्टर सुब्बालक्ष्मी ने जोशी समिति के सामने अल्पायु में विवाह के नुकसान के साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभी कथन ए सत्य है और कथन आपका कारण इसमें रॉन्ग है, क्यों है? जबकि सामाजिक कार्यकर्ता मिठूबेन पेटिट ने गरीबों के बीच सेवा कार्य करने के लिए कस्तूरबा वनाथशाला नामक आश्रम की स्थापना की, न कि सेवा मंदिर की स्थापना की। और तो कारण क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगला है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। इसका डी राइट हो जाएगा, आप मिला सकते हैं। ठीक है, सिख गुरु और उपजाति से संबंधित क्वेश्चन है, यानी गुरु नानक का संबंध आपका बेदी से हो जाएगा, गुरु अमरदास का संबंध आपका भल्ला से हो जाएगा, गुरु रामदास का संबंध आपका सोधी से हो जाएगा, और गुरु अंगद का संबंध आपका त्रेहिन से हो जाएगा। देख सकते हैं, सिख गुरु और उपजाति। गुरु नानक कौन सी उपजाति से थे? वेदी। गुरु अमरदास भल्ला, गुरु रामदास सोधी, गुरु अंगद त्रेहन। अगला है हमारा फिर अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। देवराय द्वितीय ने जंगी घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार करके तथा घुड़सवारों और तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने साम्राज्य के सैन्य आधार को मजबूत किया। उसने पश्चिमी तट के वाणिज्यिक केंद्रों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और इस प्रकार सैन्य सुधार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ जोड़ा। और कारण है, अरब सागर के प्रमुख बंदरगाहों पर सैन्य और प्रशासनिक आधिपत्य के कारण देवराय द्वितीय को राज्य के वित्त का एक नया और अलग स्रोत मिल गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी ए और आर दोनों क्या हैं? सही हैं। और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देवराय द्वितीय जो थे संगम वंश का महानतम शासक था, जो 1422 ईस्वी में शासक बना। प्रजा उसे अन्य उपाधि नामों से भी जानती थी, जैसे इम्माडी देवराय, प्रौढ़ देवराय या दैवीय शासक या इंद्र का अवतार। और देवराय द्वितीय ने जंगी घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार करके घुड़सवारों और तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने साम्राज्य के सैन्य आधार को मजबूत किया था। उसने पश्चिमी तट के वाणिज्यिक केंद्रों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार उसने सैन्य सुधार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ जोड़ा। अतः अभिकथन ए सत्य है। और कारण देख लेते हैं। देवराय द्वितीय ने अपने शासनकाल में केरल सहित अधिकांश दक्षिण भारत को विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया था और उसका साम्राज्य विस्तार श्रीलंका के सिलोन के तट तक विस्तृत हो गया था। उसने अपने लिंगायत धर्मावलंबी मंत्री लक्कना या फिर लखम को दक्षिणी सागर का स्वामी नियुक्त किया और अरब सागर के प्रमुख बंदरगाहों पर सैन्य और प्रशासनिक आधिपत्य के कारण देवराय द्वितीय को राज्य के वित्त का एक नया और अलग स्रोत मिल गया। और कारण भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका भाई पुस्तक और लेखकों से संबंधित है, इसे भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। लेविस मम्फोर्ड, ठीक है, जो लेविस मम्फोर्ड पुस्तक है द सिटी ऑफ हिस्ट्री है। लेविस मम्फोर्ड ने द सिटी इन हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी। कैथरीन अर्नोल्ड की बात करें तो इन्होंने पैंडेमिक लिखी थी, ठीक है, पैंडेमिक 1918। और गौरी विश्वनाथन के द्वारा मास्कस ऑफ कन्वेस्ट लिटरली स्टड एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गौरी विश्वनाथन। और सब्यसाची भट्टाचार्य के द्वारा वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अंग सोंग, ठीक है, बायोग्राफी ऑफ ओंग सोंग, ये सब्यसाची भट्टाचार्य ने लिखी थी। अगला हमारा फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। लेखक है आपका संजय जोशी, पुस्तक लिखी है इन्होंने फ्रैक्चर्स मॉडर्निटी मेकिंग ऑफ द मिडिल क्लास इन। इनको नोट डाउन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला है निकोलस डी डक्स, ठीक है, निकोलस बी डक्स ने लिखी थी है कॉक्टस ऑफ माइंड, कॉलोनियलिज्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगला है वर्नार्ड्स एस कॉन, तो वर्नार्ड्स एस कॉन ने कॉलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज लिखी है। और अंत में एरिक हॉब्सबॉम, ठीक है, एरिक हॉब्सबॉम के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है फ्रैक्चर्स टाइम्स कल्चर एंड सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। अगला हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित परियोजनाओं को कालक्रम में रखें। मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी अपनी 5 असफलताओं के लिए जाना जाता है, तो उन्हीं को क्रम में रखने की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है परियोजनाओं में अपना राजधानी परिवर्तन किया था।
ठीक है, क्योंकि प्रजा से परेशान था, प्रजा उसको गाली लिखती थी पत्रों के माध्यम से, उसने राजधानी परिवर्तन की सोची। सबसे पहले उसने राजधानी परिवर्तन किया 1326 से 27 में। उसके बाद जब परिवर्तन के बाद वहाँ पे उसने एक नई मुद्रा का संचालन किया, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी 1329 से 30 के बीच। उसके बाद खुरासान अभियान करता है 1332 से 34 में, और अंत में कराची अभियान पे जाता है 1337 से 38 में। नोट डाउन कर सकते हैं, एमबीटी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका लेखक और पुस्तकों से संबंधित है भाई, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। आपका है भट्ट लक्ष्मीधर। तो भट्ट लक्ष्मीधर ने जो बुक लिखी थी उसका राइट है आपका तीसरा, यानी कृत्यकल्पतरु। और देववर्ण भट्ट ने लिखी थी आपकी स्मृति चंद्रिका, और हेमाद्रि ने लिखी थी आपकी चतुर्वर्ग चिंतामणि, और श्रीधर ने लिखी थी आपकी जो है स्मृति सार, ठीक है, स्मृति सार। आप एक बार और देख सकते हैं इसे, आपका लेखक और धर्मशास्त्र यानी पुस्तकों से संबंधित भट्ट लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु लिखी थी, और देववर्ण भट्ट ने लिखी थी स्मृति चंद्रिका, हेमाद्रि के द्वारा चतुर्वर्ग चिंतामणि, और श्रीधर के द्वारा स्मृति सार। अगला क्वेश्चन है हमारा 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन जो बनाया था बी आर अम्बेडकर ने बनाया था, लेकिन इसके अध्यक्ष जो थे 1926 में ये थे राव बहादुर MC राजा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं औपनिवेशिक भारत में ईसाई मिशनरियों की शिक्षा प्रसार के कारण 19वीं सदी के अंतिम दशक एवं 20वीं सदी की शुरुआत से देश के विभिन्न भागों में फैले हुए दलित समुदाय ने संगठित होकर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में समुचित भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से जातिगत आंदोलन प्राप्त किया। लेकिन अखिल भारतीय दलित आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय बहिष्कृत वर्ग के नेताओं द्वारा 1926 में नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना के तहत की गई, जिसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष मद्रास के दलित नेता MC राजा थे, और उनके उपाध्यक्षों में से एक उपाध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, और बाद में उन्होंने इस संगठन से इस्तीफा दे दिया था। और आगे चलकर 1930 में इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में कांग्रेस विरोधी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस नाम के से एक संगठन की स्थापना की, जिसका पहला अधिवेशन 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित किया गया था। और विशेष तथ्यों की बात करें तो अम्बेडकर द्वारा कुछ अन्य संगठनों की स्थापना की गई थी, जैसे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1930, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924। आगे चलकर इसके स्थान पर डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशनल सोसाइटी 1928 की स्थापना की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।